नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज के शो में हम मेजरली फोकस करेंगे बेस मेटल्स पर। समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इस समय सपोर्ट कर रहे हैं और कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लगातार प्राइसेस में हम एक दबाव बनता हुआ देख रहे हैं। क्या यहां से आउटलुक बन रहा है, ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स की रणनीति क्या होनी चाहिए, सभी पैरामीटर्स पर समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है बेस मेटल्स में और आपको करना क्या है। साथ ही आगे शो में हम सोने चांदी पर भी करेंगे चर्चा और आज के शो में हमारे साथ रवि द्यूरा, डायरेक्टर कुंवरजी ग्रुप मौजूद हैं, विकास बगड़िया फाउंडर chartandtrade.com से हमारे साथ बने हुए हैं, भूपेश शर्मा है जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं LNP एडवाइजरी सर्विसेज से, दिनेश सोमानी है फाउंडर प्रो इंटेलीरेट सर्विसेज से और साथ ही कुणाल शाह भी बने हुए हैं VP निर्मल बंग सिक्योरिटी से। आप सभी स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो बेस मेटल्स के फंडामेंटल्स पर एक एक राय ले लेते हैं, क्योंकि एक तरफ चाइना के स्टिमुलस ने डिसअपॉइंट किया। 12 ट्रिलियन वन गो में इनिशियली आ सकता है, ये एक्सपेक्टेड था। 6 ट्रिलियन पहले और उसके बाद 4 ट्रिलियन बाद में, ये बाजार को पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ यूएस ट्रंप का इलेक्शन जीतना, कहीं ना कहीं ये डर बना हुआ है कि अगर और ज्यादा ट्रेड फ्रिक्शंस हुई तो वो फर्दर ग्रोथ को डैम्पन भी करेगी और मेटल की डिमांड पर भी इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके के इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो रहे हैं, फिर चाहे वो यूरोप हो या फिर यूएस हो, एक्सपेक्टेशंस यही है कि शायद डिमांड फिर से रिसर्जेंस एक डिमांड में हम बनते हुए देखेंगे। बट एग्जैक्टली हो क्या रहा है और किस ट्रिगर की क्या रेलेवेंस है इस समय बेस मेटल्स के लिए, वो जानने की कोशिश करते हैं। रवि, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। पहले तो आप बताइए, चाइना स्टिमुलस और यूएस ट्रंप, ये दोनों फैक्टर्स फिलहाल फैक्टर्ड इन हो चुके हैं प्राइसेस में या आगे और भी रोल रहेगा इनका? जड़ से फैक्टर इन हो रहा है। आई थिंक पूरा नहीं बट ऑलमोस्ट फैक्टर कर लिया। इन पर्टिकुलर इलेक्शन का काफी टाइम बीत भी चुका है, तो मुझे लग रहा है कि अभी किसी के लिए कोई सरप्राइज नहीं, क्योंकि मार्केट ने अभी सोच लिया है कि आगे जाके ट्रेड में काफी परिवर्तन हो गए जैसे ही यूएस प्रेसिडेंट अपनी प्रेसिडेंसी संभालते हैं। सेकंड, जो चाइना का पैकेज है वो भी मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम रहा। हालांकि चाइना के मैक्रोस है वो धीरे धीरे स्टेबल होना चालू हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक फैक्टर है जो ध्यान में रखना है। साथ में डॉलर इंडेक्स का जो आप मूवमेंट देखें तो लगातार डॉलर इंडेक्स में एक नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम है। यूएस की ट्रेजरी यील्ड भी 4.5 के करीब पहुंच चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ा अभी मेटल्स के लिए हैंगओवर है, क्योंकि अगर ये डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड यील्ड्स हाई रही तो आई थिंक इसके हिसाब से जो इजी मनी होना चाहिए कि फेड है वो रेट का कट करने का जो पेस है वो शायद कम करे, ऐसा मार्केट मान रहा है। हालांकि अभी ये जो सारा है वो एजम्पशन पे ज्यादा है, अभी उसमें ग्राउंड पे कुछ इतना ज्यादा हुआ नहीं है कि ना तो कोई यूएस में मेजर पॉलिसी में कुछ चेंज हुआ है। अभी जो डॉलर इंडेक्स एंड ट्रेजरी की मूवमेंट है वो मुझे लग रहा है क्योंकि 4 साल की बड़ी एक चेंज आ रही है तो मार्केट उसको फैक्टर इन करना चालू किया है। बट ऑल ओवर ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस ने अंत तक वो एक फैक्टर इन कर चुके, डिस्काउंट कर चुके, तो यहाँ पे सेलिंग में इतना ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा। सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी और सिलेक्टिव लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो गए और मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि मेटल्स में एल्यूमिनियम में एक अच्छा स्कोप दिख रहा है। जब भी कुछ पॉजिटिव न्यूज आएंगे ये कमोडिटी काफी अच्छा रिकवरी कर सकती है, क्योंकि एलएमई इन्वेंटरी लेवल भी स्टेबल है और आगे जो अगर कुछ सैंक्शन हुआ क्या या एडिशनल यूएस ने उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगाई तो ये कमोडिटी के प्राइसेस है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कमोडिटी मेरे फोकस में रहेगी और जब भी चाइना के मैक्रोस अच्छे आने लगे उसके बाद आप कॉपर एंड जिंक में भी फोकस कर सकते हैं। ओके कुणाल, आप कैसे देखते हैं फिलहाल की स्थिति को, क्योंकि चाइना स्टिमुलस एक्सपेक्टेशंस का यूफोरिया हमने मेटल्स में बनते हुए देखा जो कि पूरी तरीके से अब गायब हो चुका है। लेकिन जैसे रवि ने भी कहा कि एजम्पशंस हैं कि ट्रंप किस तरीके का स्टांस लेंगे, उसी तरीके का रिएक्शन हम डॉलर इंडेक्स में भी देख रहे हैं, बॉन्ड यील्ड्स में भी देख रहे हैं। बट कंसीडरिंग कि अभी कुछ हुआ नहीं है और सिर्फ आशंका जताई जा रही है, तो क्या ये आगे भी हावी रहेगा बेस मेटल्स पर? जी मुझे नहीं लग रहा है ये हावी रहेगा आगे जाके। ये अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्जांपल ट्रम्प साहब ने आके सैंक्शन लगा दिए और या फिर टैरिफ बढ़ा दिया, 30-40% राइज कर दिया जो उन्होंने प्री इलेक्शन रैली में कहा था। सो प्रैक्टिकली यूएस के लिए वो वर्केबल नहीं है, क्योंकि अगर यूएस में जो भी चीज वो इंपोर्ट करता है वो 40% महंगी हो जाती है, तो दो चीज होनी चाहिए, वो चीज वहां पे सस्ती मिलनी चाहिए। तो वो चीज वहां पे सस्ती नहीं मिल रही है, सो पूरा पर्पस फेल हो जाएगा, पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं ट्रम्प साहब, ये होगा कि नहीं किसी को मालूम नहीं है। मेरा ऐसा असेसमेंट है
टफ सैंक्शंस प्रैक्टिकली लगाना बहुत डिफिकल्ट है, और अगर लगा दिए तो भी यूएस के लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा, यूएस की इकोनॉमी खराब हो जाएगी, उसके कारण यूएस में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसी वजह से यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आप देखेंगे लगातार बढ़ रही है, बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ आ रहा है। ये सब एक्सपेक्टेशन, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये टाइम मेटल्स में सेलिंग करने का नहीं है, ये टाइम मेटल्स में अपॉर्चुनिटी ढूंढने का टाइम है, और 1 महीना 2 महीना होल्ड करके रखना चाहिए। मेरी राय में सबसे अच्छा मेटल मुझे लग रहा है वो है कॉपर। कॉपर के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। smelters are finding very difficult at this time to survive also. So चाइना से स्मेल्टिंग कैपेसिटी कम होगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बात करेंगे कॉन्सेंट्रेट मार्केट, वो ऑलरेडी बहुत टाइट है। सो अगर ट्रम्प कुछ भी नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और अगर ट्रम्प कुछ सैंक्शन लगाता है तो चाइना रिटेलिएट करने के लिए कोई पैकेज लेके आएगा डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए, तो वहां बढ़ जाएगा। तो यहां से कुल मिला के डाउनसाइड बहुत मिनिमम है, यहाँ पे धीरे धीरे अक्यूमुलेट करना चाहिए और 2 महीना पोजीशन रखनी चाहिए, तो आपको डेफिनेटली इस पे अच्छा रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल, इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन से ये कॉपर को बेनिफिट तो जो ग्रीन ट्रांजिशन हो रहा है उसका भी मिलेगा, वहां से भी डिमांड फर्दर इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी ही है। लेकिन इस साल हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे कॉपर में, और कॉपर के बाद जो दूसरा बेस मेटल था जिसकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही वो जिंक था। कुणाल, जिंक को लेकर राय क्या है आपकी? जिंक को लेके मेरी राय ऐसी है, सेम सिमिलर राय है। जिंक में भी सप्लाई साइड पे थोड़ा इश्यूज है सप्लाई साइड में, पर स्टील की डिमांड ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है, तो गैल्वेनाइजिंग डिमांड नहीं आ रही है जिंक की। इसके कारण जिंक के फंडामेंटल इतने अट्रैक्टिव नहीं है जितने कॉपर और एल्यूमिनियम के है। सो जिंक भी अभी फिलहाल थोड़ा प्रेशर में है, 260 तक जा सकता है, और यहाँ से 4-5% की जिंक में डाउनसाइड जाने की जगह है। सो मैं जिंक में बाई करने के लिए ये लेवल्स पे रिकमेंड नहीं करूंगा, थोड़ा वेट करना चाहिए। ओके दिनेश जी, आपकी राय क्या है बेस मेटल्स पर? आपको भी लगता है कि अब इन स्तरों से शायद भाव और नीचे नहीं जाएंगे, बट क्या आपको लगता है कि एटलीस्ट अगले कुछ समय के लिए, 1-2 महीना एक रेंज में ही रह सकते, जैसे कुणाल ने भी कहा कि अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने का समय है, और आपका कन्विक्शन किसके साथ है? जी बिल्कुल दीपाली जी, कॉपर के लेवल्स अगर हम देखते हैं तो अभी 8 से 10 दिन पहले ये 855 860 के लेवल्स थे, जो अभी 782 790 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट ऊपर के लेवल से उसमें 8 से 10% की मंदी आ चुकी है। साथ ही साथ अगर हम जिंक की बात करें तो ऊपर जो 300 रुपया गया था, अभी 270 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ भी 10% की मंदी आ गई। अगर हम बेस मेटल्स को डीपली एनालाइज करते तो इसको जो ड्राइव करता है वो रियल एस्टेट सेक्टर है, और चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ही डिस्ट्रेस कंडीशंस में है। इसी के चलते यहाँ पर बार बार जो भी स्टिमुलस पैकेजेस आ रहे हैं वो रियल एस्टेट को मद्देनजर रखते हुए आ रहे हैं, बट वो कोई ऐसा पैकेज नहीं आया जो मार्केट को सेंटिमेंट्स को बूस्ट कर सके या बेस मेटल प्राइसेस को बढ़ा सके। साथ ही साथ में जो इंटरेस्ट रेट जो तेजी से घटने की संभावनाएं थी वो सिर्फ 25-25 बेसिस पॉइंट घट रहे हैं, और आगे की संभावनाएं भी बहुत ऐसी प्रबल नहीं बताई जा रही है। और ऊपर से ये ट्रंप आ गए अभी, तो ट्रंप अगर जब चार्ज लेते हैं, ये कोई अगर यहाँ पर टैरिफ लगाते हैं इसमें, तो ये और दिक्कत क्रिएट कर सकता है। बट ये सारा, जैसे कि सभी ने कहा कि ये सेंटिमेंट्स का खेल और ये सेंटिमेंट की न्यूज है, ये सारी अपेक्षा है जो जताई जा रही है। यहाँ से जो इतना बड़ा फॉल हो चुका है, मुझे लगा कहीं ना कहीं पर यहाँ पर एक्यूमुलेशन का एक दायरा बनेगा। कॉपर मुझे लगता है कि 872-875 के लेवल्स के आसपास से बाइंग करना शुरू करना चाहिए, और जिंक 267-268 के आसपास मुझे लगता है कि यहाँ पे दोबारा एक्यूमुलेट किया जा सकता है। भूपेश, आपका कन्विक्शन किसके साथ है? अगर हम पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो हमने फंडामेंटल्स की तो काफी चर्चा की, लेकिन आपका जहां लगता है कि हाँ बेस बन चुका है, धीरे धीरे लिया जा सकता है, आपकी राय क्या है? जी नमस्कार। अगर बात करें बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में जो ईवी और सोलर का जो ट्रेंड अभी बना हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें डिमांड जारी रहेगी। परंतु वहीं प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली है। मुझे लगता है कि ये गिरावट अभी भी जारी रहनी चाहिए। छोटा मोटा कंसोलिडेशन प्राइसेस में देखा जा सकता है, इसके बाद ही कोई फ्रेश तेजी की संभावना बनेगी। हाल फिलहाल मैं कहना चाहूंगा कि कहीं भी कोई बाजार में पुलबैक आता है, वहां पर सेल ऑन राइज की सलाह रहेगी, और अभी भी बिकवाली करना पसंद रहेगा मुझे तकरीबन अगले 1 महीने के लिए। 810 से 15 के बीच में कहीं भी कॉपर का दाम मिलता है, वहां बिकवाली करनी चाहिए।
हाँ, नीचे में ये जरूर कहूंगा कि 760 और 755 के आसपास कहीं भी कॉपर का दाम मिलता है तो हो सकता है कि वो एक अच्छी डिमांड जोन रहेगी कॉपर के लिए। तो हाल फिलहाल अगर तुलनात्मक स्थिति करी जाए तो तुलनात्मक में एल्युमिनियम, कॉपर और जिंक में तो मुझे एल्युमिनियम का बाजार काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि 230 के आसपास या 220 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है वहां खरीदारी कर सकते हैं इसमें। और जिस तरीके से फंडामेंटल्स देखे जा रहे हैं या एल्युमिनियम से रिलेटेड जितने भी डिमांड देखी जा रही है वो मुझे लगता है कि उसमें कोई कंसर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो फाइनली मेरी तरफ से कहूंगा कि एल्युमिनियम के बाजार को ज्यादा फोकस करें अदर मेटल्स। विकास, आप कैसे देखते हैं चार्ट्स पर तमाम बेस मेटल्स को, क्योंकि सभी में हमने ऊपरी स्तरों से हल्के तो हुए हैं बट इन स्तरों से भी नीचे जाने की इमीडिएट बेसिस पे कहाँ ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है और कहीं अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है? हाँ जी दीपाली जी, नमस्ते। देखिए, ऑलमोस्ट ये जो जितने भी हमारे पैनलिस्ट लोगों ने बताया कि जो पॉलिटिकल टेंशंस बोलिए, टैरिफ्स के टेंशंस बोलिए, ये बने हुए हैं। बट क्या होगा, क्या ट्रम्प साहब बोलेंगे, कैसे चीजें होंगी, ये अभी तक फ्यूचर में है कि क्या होगा नहीं होगा। बट अगर मैं देखूं तो ऊपर से करेक्ट हुए हैं और टेक्निकल चार्ट में कहीं पे भी हमें अभी एक भी कोई भी इंडिकेशन ये नहीं मिल रहा है कि बॉटम बन गया, चाहे वो मैं कॉपर की बात करूं, चाहे जिंक की बात करूं, चाहे एल्यूमिनियम की बात करूं। एंड चाइना की तरफ से भी जो डिमांड के एक्सपेक्टेशंस थे वो हमें नहीं देखने को मिल रहा है। स्टिमुलस चाइना की तरफ से ठीक से आ नहीं रहा है कि जो कि डिमांड को पुश कर पाए। इंफ्रा सेक्टर में जो कि चाइना की तरफ से रियल एस्टेट सेक्टर में एक पुश मिलना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि बॉटम अभी बना नहीं है, प्राइसेस में सेल ऑन राइज रहेगा, खास करके कॉपर और जिंक। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं टॉप पे जाता है यहाँ से तो ऊपर बेचना चाहिए। लोअर लेवल्स यहाँ से 10% करीब करीब मेरे को लगता है कि 8 से 10% नीचे कहीं जाए, यहाँ पे वीकली 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वहां पे कहीं बॉटम बन सकता है। जी मैम। ओके। अच्छा कुणाल, डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड इनके बिहेवियर को आप कैसे देखते हैं और क्या राय है, क्योंकि अगेंस्ट मेजर करेंसीज हमने डॉलर में 7 मंथ्स के हाइज बनते हुए देखे, यूएस 10 ईयर यील्ड्स क्लाइम होते हुए दिखाई दे और इसका इम्पैक्ट तमाम कमोडिटीज पर देखने को मिलता है, स्पेशली नॉन एग्री पैक में। कैसे देखते हैं आप इन दोनों को ही? देखिए, ये अभी पूरा होप ट्रेड है कि सबको लग रहा है कि ट्रम्प ने इलेक्शन के पहले अपनी रैली में स्टेटमेंट दिया था कि बिटकॉइन विल गो टू मून। तो वही हो रहा है। आज बिटकॉइन के प्राइस 50% ऊपर है एक महीने में, और लास्ट 5 दिन में अगर देखेंगे तो 45% 6 दिन में ऊपर है बिटकॉइन के प्राइस। तो ये सब अभी जो आगे जाके होने वाला है उसको मार्केट एंटिसिपेट करके पहले से ही कर रहा है। डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा बिकॉज यूएस टैरिफ लगाएगा, यूएस एक ही जन ग्रो होगा, ऐसा थोड़ी होता है वर्ल्ड में। सो ये सब टाइम बिंग के लिए चलेगा। मुझे बहुत ज्यादा फंडामेंटली डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग नहीं हो सकता है। फंडामेंटली डॉलर इंडेक्स हैज टू वीक। द कंट्री विच हैज प्रिंटेड $5 trillion during COVID, and out of that $5 trillion they have scaled back $2 trillion, still $3 trillion is floating around. They have a debt of $36.2 trillion, and to service that debt they are paying interest of $1.2 trillion as on today. So कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। डॉलर इंडेक्स ऊपर में 108 ना 1-2 दिन में कर लिया, वहां पे फिर से कोई ना कोई रीजन आएगा और वहां से ये रिवर्स होगा। मुझे कोई ज्यादा अपसाइड नजर नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और जब लौटेंगे तो चर्चा करेंगे सोने चांदी की, यहाँ पर कितनी और नरमी बाकी है और यहाँ क्या अप्रोच होनी चाहिए, इस पर करेंगे फोकस। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। जल्द वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। 360 डिग्री ब्रेक में जाने से पहले हमने चर्चा करी बेस मेटल्स की, अब बातचीत करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। हमारे साथ रवि ब्योरा हैं, विकास पगड़िया हैं, भूपेश शर्मा हैं, दिनेश सोमानी और कुणाल शाह बने हुए हैं। रवि, आपसे पूछना चाहेंगे, अक्टूबर में जो हमने यूएस के सीपीआई नंबर्स देखे वो बढ़कर आए जैसे एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था। हमने डॉलर पर रिएक्शन देखा 7 मंथ्स के हाई, जिसका अभी हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर भी रहे थे, और दूसरी तरफ जो बुलियंस हैं वो 2 मंथ के लोज पर आते हुए दिखाई दिए। हमने सोने में रिकॉर्ड हाइज बनने के बाद हल्का होते हुए देखा। सिमिलरली सिल्वर में भी हमने उसी तरीके का रिएक्शन आते हुए देखा। अब यूएस ट्रंप के टैरिफ की बात, उनकी पॉलिसीज की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूएस फेड का क्या स्टांस रहेगा इन्फ्लेशन नंबर्स के मद्देनजर, ट्रंप की प्रेसिडेंसी के मद्देनजर, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
जब से जब लास्ट अगर भी हिस्ट्री देखे तो 2016 इलेक्शन में भी पर्टिकुलर यही हुआ था, जब ट्रम्प प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे उसके बाद गोल्ड में एक बड़ी गिरावट आई थी। हालांकि जनवरी से ये जो सारा मामला है वो निपट गया था, और जब से उन्होंने प्रेसिडेंसी संभाली उसके बाद गोल्ड में रिकवरी आई, क्योंकि मीन्स के डोनाल्ड ट्रम्प के जो ट्वीट है वो काफी ग्लोबल मार्केट में और ग्लोबल इकोनॉमी में बड़ी अनसर्टनिटीज कर रहे थे, तो लोग ने सेफ हेवन अपील के हिसाब से गोल्ड को प्रेफर किया। इस टाइम थोड़ा क्रिप्टो का भी क्या गेम चल रहा है, क्योंकि अभी तक फंड मैनेजर के पास तो तीन ही एसेट क्लास थे, गोल्ड, बॉन्ड एंड इक्विटीज। अभी मीन्स के ये सब एंटिसिपेशन चल रहा है कि आगे जाके शायद क्रिप्टो पे पॉलिसी लाइट होगी। हालांकि ये जैसे हमने आगे मेटल के फंडामेंटल में भी बात की कि जो भी हो रहा है वो पर्टिकुलर एंटिसिपेशन पे ज्यादा हो रहा है। आई थिंक अभी उसमें कुछ निकल के आया नहीं, तो ये आपको फोकस रखना है। मेरे हिसाब से गोल्ड थोड़ा प्रेशर में रहेगा, थोड़ा मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे थोड़ा कैप रहेगा, बट सिल्वर एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी है। सिल्वर में गिरावट में मुझे लग रहा है कि एक अच्छी रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। टेक्निकली थोड़ी वीक है, थोड़ा अभी प्राइसेस में करेक्शन है, बट इंटरनेशनली मुझे नहीं लग रहा है कि 29 का लेवल ब्रेक होना चाहिए। आई थिंक ये गिरावट में ये खरीदारी की एक ब्राइट अपॉर्चुनिटी है। काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि सिल्वर नीचे आए, आ चुका है। अगर किसी का शॉर्ट टर्म का नजरिया है बाय करे, नीचे 87,000 के बिलो सपोर्ट है, तो आई थिंक ये स्टॉप लॉस लगा। अपर साइड मेरा मानना है कि आपको 90,000 तक के लेवल फिर से रिस्टोर होते हुए दिख सकते हैं। ओके, कुणाल, आपकी राय क्या है? हमने गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट्स में 8 वीक्स के लोअर लेवल्स पे आते हुए देखा, और जैसे चर्चा कर भी रहे थे रवि से, एक तरफ स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर, राइजिंग ट्रेजरी यील्ड्स, और एक अनसर्टेनिटी जरूर अब हुई है कि जो फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट कट की पेस रहेगी उसको लेकर अब थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो गई है, जिसके कारण दबाव रहा भी और ऊपर से चले भी बहुत है, तो प्रॉफिट टेकिंग भी रही है। आप कैसे देखते हैं एग्जिस्टिंग फंडामेंटल्स को गोल्ड सिल्वर के लिए, और क्या राय है भाव पर? देखिए, सबसे बड़ी आयरनी है मार्केट की कि जब गोल्ड 78-79,000 था तब जनरली सबको 84-85,000 लगता है, और आज जब गोल्ड 73,000 आ गया तो किसी को लेना नहीं है। सो दिस इज द राइट टाइम टू बाय। ओके, कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ है, देयर इज अ टेक्निकल एबरेशन इन द मार्केट। ये जो ट्रम्प साहब इलेक्ट होके आए, डॉलर स्ट्रांग हो गया, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई, बट द क्वेश्चन इज विल दिस स्टे फॉर एवर? द आंसर इज नो। सो दिस इज द राइट टाइम टू बाय गोल्ड। मैं शायद एक हफ्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉन्ग जा सकता हूँ, यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, यहाँ से थोड़ी बहुत और प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, बट यही लेने का भाव है। 73,000 में गोल्ड लेने का भाव है, 86,000 में सिल्वर लेने का भाव है, क्योंकि 1 लाख पे सबको 1,25,000 लगता है, पर 85 आता है तो सबका व्यू होता है कि अभी 80 जाएगा, 75 जाएगा। फंडामेंटल तो उधर की उधर ही है। सिल्वर में सप्लाई नहीं बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, डेफिसिट, सप्लाई और डिमांड के बीच पे जो डेफिसिट है वो उधर की उधर ही है। सो दिस इज द राइट टाइम टू बाय। लिमिट पे बाय करना चाहिए, बट दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जो लोगों ने पहले मिस आउट किया है गोल्ड और सिल्वर की रैली को, उसको एनकैश करने का ये और एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है। 73,000 गोल्ड, 86,000 सिल्वर पे धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड कीजिए। 1-2 दिन में और अगर डॉलर इंडेक्स और ऊपर जाता है 107, 108, तो थोड़ा बहुत और करेक्शन, प्रॉफिट टेकिंग और आ सकता है, जो हमारे हाथ में नहीं है, बट इवेंचुअली ये बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं हो सकेगा। फंडामेंटल गोल्ड और सिल्वर के कोई चेंज नहीं हो गए हैं। एक ट्रम्प साहब के आने से या पूरा गोल्ड मार्केट जो रीजन से बढ़ रहा था, जो सेंट्रल बैंक $2,700 पे गोल्ड जिनको लेना था उनके लिए आज अपॉर्चुनिटी है। $2,500, $2,400 में अगर गोल्ड मिलता है तो वो तो और लेके आके, क्योंकि उनको तो डाइवर्सिफाई करना ही करना है। ये ईस्ट वर्सेस वेस्ट है। वेस्ट बिटकॉइन ले रहा है और ईस्ट जो एशिया, वो एशिया पूरा गोल्ड ले रहा है। सो ये करेक्शन को यूटिलाइज कीजिए, थोड़ा बहुत और जाने की जगह है, बट डरिए मत, बाय कीजिए। दिनेश जी, आप भी खरीदना चाहेंगे सोने चांदी को मौजूदा स्तरों पर, या थोड़ा रुकेंगे? और ज्यादा कन्विक्शन किसके साथ है, अगर दोनों में से कोई एक पिक करना हो? इनफैक्ट दिनेश जी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं, उनसे रिकनेक्ट करके उनकी राय लेंगे, लेकिन सेम क्वेश्चन गोज टू यू भूपेश, आपकी सलाह क्या रहेगी? जी, अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करी जाए तो गोल्ड और सिल्वर में मेरा कन्विक्शन हमेशा की तरह गोल्ड में अधिक रहेगा, और मैं कहूंगा कि गोल्ड में 2500 से लेके 2460 के आसपास कहीं भी गोल्ड का वायदा मिलता है तो इंटरनेशनल लेवल्स के हिसाब से तो खरीदारी करनी चाहिए। और वहीं इसमें एक कंसर्न और रहेगा, वो डॉलर इंडेक्स का रहेगा कि जहां तक मैं डॉलर इंडेक्स में एक ब्रेकआउट देख पा रहा हूँ काफी दिनों से, बाजार 106.60 के आसपास चल रहा है,
हो सकता है बाजार 108 क्रॉस करने पर बाजार में एक रैली और देखने को मिले। सिर्फ कंसर्न गोल्ड में यही रहेगा कि भाई 108 के ऊपर अगर बाजार सस्टेन कर पाता है तो हो सकता है कि बाजार ऊपर में 110 या 111.50 तक देखने को मिले, तो गोल्ड और सिल्वर में गिरावट ज्यादा देखने को मिल सकती है। अन्यथा अगर इंडिविजुअल गोल्ड की बात करें तो 2460 एक अच्छा लेवल है जहां पर खरीदारी करी जा सकती है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो 82,000 से लेके 80,000 के मध्य कहीं भी सिल्वर मिलती है तो सिल्वर में खरीदारी का अच्छा लेवल रहेगा और जो लेस रिस्की रहेगा। ओके, चार्ट्स के बेसिस पे भी राय ले लेते हैं। विकास, आप बताइए प्राइसेस सोने और चांदी के मौजूदा स्तरों से और कितना, थोड़ा बहुत जो आशंका जताई जा रही है कि थोड़े बहुत भाव शायद आ सकते हैं नीचे, लेकिन अपॉर्चुनिटी है वो कितना नीचे आ सकते हैं आपके हिसाब से, और आप ट्रेडिंग के हिसाब से कुछ सजेस्ट करेंगे क्या? हाँ जी मैम, देखिए मैम, जो गोल्ड पे वीकली चार्ट पे इवनिंग स्टार बना था उसका करेक्शन जो है वो ओवर होता हुआ नजर आ रहा है। कॉमेक्स में गोल्ड पे मेरे को एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो दिख रहा है वो 2500 और 2480 के करीब का दिख रहा है। वहीं अगर एमसीएक्स टर्म्स में बात करूं तो वीकली चार्ट पे लास्ट 2 वीक से एक अच्छा करेक्शन देखने मिला है। अब कहीं लग रहा है कि अगर डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा और ब्रेकआउट आता है, जो कि एक ऐसा लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स 108 रुपए तक जा सकता है, तो अगर ये ब्रेकआउट आता है तो गोल्ड में थोड़ा सा और नरमी देखा जा सकता है। तो मेरे को लगता है ये नरमी में कहीं 72,500 72,000 का जो जोन है वो गोल्ड में एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना चाहिए। 72,000 72,500 के करीब पे पोजीशंस बनाने चाहिए गोल्ड पे। 71,500 का एक शॉर्ट टर्म के लिए आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि 71,300 400 के करीब पे क्या है कि अपने डेली चार्ट में 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है जो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट देता हुआ नजर आएगा। और आने वाले दिनों में बाउंस बैक में फिर से ये हायर रेंज पे 75,000 76,000 के लेवल तक मूव करता हुआ नजर आएगा। वहीं मैम अगर सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर में गोल्ड से ज्यादा, जी मैम, जी बोलिए विकास, कीजिए अपनी बात पूरी। जी मैम, और वहीं अगर सिल्वर की बात करूं मैम तो सिल्वर में गोल्ड से ज्यादा करेक्शन देखने मिला है। 1 लाख के साइकोलॉजिकल लेवल पे जाने के बाद वहां से ये करेक्ट करता हुआ आया है। तो टेक्निकली अगर चार्ट में अगर हम लोग देखें तो डेली चार्ट पे 200 दिन मूविंग एवरेज 85,700 के करीब कहीं है और एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। तो मेरे को लगता है कि सिल्वर में 86,500 87,000 के करीब थोड़ा थोड़ा करके पोजीशंस बनाने का जगह होना चाहिए। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 200 दिन मूविंग एवरेज के पास रखिए 85,300 पे। यहाँ से बाउंस बैक में 92,100 और 94,500 के लेवल्स सिल्वर में बाउंस बैक में देखने मिल सकते हैं। जी मैम। ओके, दिनेश सोमानी भी हमारे साथ रिकनेक्टेड है, उनकी राय और ले लेते हैं। वो क्या स्ट्रैटेजी रखना चाहेंगे सोने और चांदी दोनों पर? बताइए दिनेश जी, गोल्ड सिल्वर मौजूदा स्तरों पर लेना चाहेंगे और रुकेंगे थोड़ा? जी बिल्कुल दीपाली जी, मार्केट मोस्टली सेंटिमेंट्स पर चलता है। जब सेंटिमेंट्स उसके विपरीत हो चलते हैं तो बाजार उसमें उससे करेक्टिव फेज आती है। पहले अगर हम 2 महीने पहले की बात करते तो हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा था, उसके चलते गोल्ड में तेजी आई है। उसके बाद में जब हमने देखा तो उससे पहले अगर देखा तो इजराइल अपना यूक्रेन और रशिया का जो वॉर था उसके चलते तेजी आई है। तो बार बार कुछ फैक्टर्स थे जो गोल्ड के प्राइसेस को पुश अप कर रहे थे, साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट को तेजी से घटने की संभावना थी, वो भी प्राइसेस को बढ़ा रहे थे। अभी इन तीनों में से कोई भी सेंटिमेंट्स काम नहीं कर रहा और मार्केट एक करेक्टिव फेज में आया है, जिसके चलते हमने 73,600 के आज लो बनते हुए देखे। ऊपर के स्तर से करीब करीब इसमें 6,000 रुपए की मंदी आ चुकी है, साथ ही साथ सिल्वर में 12,000 रुपए की मंदी आ चुकी है। लेकिन मौजूदा स्तर पर मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स भी अब सारा फैक्टर्ड इन हो चुका है और प्राइसेस कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो चुकी है। अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो $2528-2530 के आसपास का गोल्ड आता है, तो मेरे हिसाब से 73,200 73,500 यह जो दायरा है गोल्ड में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। ऊपर में दोबारा 76,500 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 72,000 के नीचे गोल्ड अभी हाल फिलहाल जाता हुआ नजर नहीं आता है। और वहीं अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो मुझे लगता है कि 86,200-400 के जोन में सिल्वर दोबारा एक्यूमुलेट करना चाहिए। ऊपर में 92,500 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 84,500 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो थोड़ा सा घट यहां से अगर आता है तो 1-1.5% का, तो मेरे हिसाब से दोबारा निवेश करने का अच्छा अवसर। ओके, तो स्ट्रैटेजी क्लियर है इस पूरे ही डिस्कशन के बाद। गोल्ड सिल्वर हो या हो बेस मेटल्स, ये मौका है एक्यूमुलेशन का अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आउटलुक यहां से बेहतर ही है। फिर चाहे वो बेस मेटल्स हो या फिर गोल्ड सिल्वर ही क्यों ना हो, तो कहां पर आप बाय कर सकते हैं, किन लेवल्स पर कर सकते हैं, वो सजेशन हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको दिया। शुक्रिया आप सभी का इस शो में आने के लिए और अपनी राय रखकर एक क्लैरिटी देने के लिए कि क्या स्ट्रैटेजी यहां से इन्वेस्टर्स की हो सकती है। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।